Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. Somebody else, it could be anyone else out there. No friends. I don't ever wanna see you, and I never wanna miss you again. One thing, when you're angry, you're a jerk, and then you treat me like I'm worth nothing. No friends. I don't ever wanna see you, and I never wanna miss you again. छिपियो डेंजी का भाई मिल गया यार। वही भाई जो मेले में बिछड़ गया था, आज वो हमें मिल गया। वो अलग बात है, इसने ऑफर नहीं किया, इसके पास ऑफर खुद चल कर आया है। क्या मतलब, यही डेंजी का बेटा है, 10 कदम आगे बढ़ गया। सॉरी चिंसुमैन फैंडम। सो व्हाट्स अप एनीमे का फुल फॉर्म, ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तो मेरे पापा छिपियो कैसे हो? आज मेरे पास छिपियो काफ़ी कुछ है, बहुत सारी बातें तुम सबसे करने के लिए। एनीमे का नाम है हेवनली थ्रीजन और आज बात करनी है इस एनीमे में क्या सही था, क्या गलत था, क्या अच्छा था, क्या बुरा था, विद प्रीमियम स्पॉयलर्स। और ये भी जानेंगे सीजन 2 का क्या सीन है, कितने चैप्टर्स कवर हुए हैं। तो हर चीज़ की बात आज डिटेल में करके ही वीडियो को ख़त्म करेंगे। सो बिना टाइम का बर्बाद किए, बिना टाइम को वेस्ट किए, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। If you have something to say, then just spit it out already. को शेट ठोक दीजिए महाकाल का शेट ठोक दीजिए। 俺も一緒に行くよバカ！男が医者の方がよっぽど危険だろ！そういう方向だったらいいものがあります。じゃあ行こうか。छिपियो ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है भाई? बेसिक एनीमे का नाम हेवन है, पर भाई ये क्या था? सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट एनीमे हमें पोस्ट एपोक्लिप्टिक वर्ल्ड दिखाता है। कहानी 2 पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है, एक है हेवन का पॉइंट ऑफ व्यू, एक है हेल का व्यू। सो ये है हेवन, जिसका मतलब प्रॉमिस नेवरलैंड वाली दुनिया, और लिटरली ये दुनिया ही नहीं, टिपिकली वैसा सेटअप भी है विद रोबोट्स एंड स्टफ। और ये है हेल, वर्ल्ड बियॉन्ड आउटसाइड, बियॉन्ड दैट डैम वॉल्स, जहाँ पे पोस्ट एपोक्लिप्टिक चल रहा है और इसको कोलैप्स कहा गया है। और इस कोलैप्स में है टेरिफाइंग मैन ईटर्स, जिनसे बच के हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट डुओ को पहुँचना है हेवन। और हेवन इज द प्रोमिस नेवरलैंड वाली दुनिया, और वहाँ हेवन से हमारे बच्चों को, वहाँ के बंदों को पहुँचना है हेल में। तो दोनों अपोजिट साइड्स में जाना है, और वहाँ जाने के लिए दिखाई गई है इस पूरे एनीमे में एक बहुत बड़ी कोशिश। एनीमे की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसका थ्रिल, क्योंकि एनीमे खुद की स्टोरी को एक बार में रिवील नहीं करता है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा हमारे सामने फेंकता रहता है, जिसके कारण हम पूरे टाइम इससे इन्वेस्ट रहते हैं और सोचते रहते हैं क्या हुआ, किस लिए हुआ, अब क्या होगा। और यही सब चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड के लिए जो एक्साइटमेंट है वो बढ़ा देती है। पर यार पूरा एक हफ्ता रुकना पड़ता है। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 2, एक्शन एंड एडवेंचर। ये देखो छिपियो, ये सीन देखो, इसमें जिस तरीके से एक्शन किया है, जिस तरीके से कोरियोग्राफ की हुई है, जिस तरीके से कैमरा वर्क, जिस तरीके से एंगल का ध्यान दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग और तगड़ा लगता है। इस पूरे एक्शन से, इस पूरे एडवेंचर से जो एक बड़ा फ़ायदा होता है वो है कि हम अपने मेन कैरेक्टर्स को और ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। पॉजिटिव पॉइंट नंबर 3, अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड सस्पेंस। एनीमे का सबसे मज़ेदार पार्ट इसका ट्विस्ट और सस्पेंस है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल स्प्रिंग एनीमे नहीं है। लोग मरते हैं, और जब वो मरते हैं तो दर्द होता है, और वो दर्द काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देता है। और एनीमे जब एंडिंग के पास पहुँचती है, एपिसोड 7, 8, 9, 12, ऐसे ट्विस्ट हैं जो शौक में ले जाते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डरा देती हैं, फाड़ देती हैं। एपिसोड 12 में मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बता नहीं सकता। मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। कमज़ोर दिल वालों को चैप्टर 32 और एपिसोड 12 से दूर रहना होगा, क्योंकि एपिसोड 12 से पहले सीरीज़ अपने अलग टोन में थी, पर एपिसोड 12 में जो हुआ उसने मुझे रुला के रख दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूँ, मैं कंप्लीटली स्पीचलेस होकर बैठा हुआ था। तो ओवरऑल मेरा पॉइंट यही था कि सीरीज़ कुछ चीज़ों को रिवील नहीं करती है, कुछ चीज़ों को सामने नहीं लाती है, सस्पेंस को बना के रखती है, पर जब वो खोलती है ना उस ट्विस्ट को, फाड़ देती है।
पॉजिटिव पॉइंट नंबर 4, एनिमेशन, म्यूजिक एंड वॉइस एक्टिंग। स्लो प्रोडक्शन आईजी ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ा काम किया है इन तीनों ही डिपार्टमेंट में, चाहे एनिमेशन के समय कैमरा वर्क और एंगल्स दिखाना हो, म्यूजिक के समय चाहे ओपी या एंडिंग, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक या बैकग्राउंड स्कोर को दिखाना हो, तो उस पूरे सीन को किस तरीके से कॉमेडी के समय गूफी बनाना हो, इमोशनल के समय किस तरीके से इन्वायरमेंट सेटअप करना हो, एक्शन के समय इंटेंसिटी दिखाना हो, या फिर ओवरऑल वॉइस एक्टिंग जो पूरे सीरीज़ का भार अपने ऊपर उठाती है, काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताती है, काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स रिवील करती है और बहुत कम शब्दों में छोटे मोटे से हमें क्लूज भी दे जाती है। और ये सब चीज़ें मिल के स्टेजिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी सेटअप में काम आती है। और स्टोरी सेटअप क्योंकि ये पूरा सीजन स्टोरी को सेटअप करने में ही चला जाता है। इसकी एंडिंग ही इसकी स्टार्टिंग है और यही सीजन 2 के लिए हाइप बनाती है। और जब अब सारे प्यादे शतरंज के खेल में सामने आ चुके हैं तो अब क्या होगा ये जानने की चुल हमारे अंदर मची रहती है। पर इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होने के बाद भी सीरीज के अंदर कुछ वीक स्पॉट भी थे। पेसिंग, सीरीज की पेसिंग ऐसी है कि किसी को फास्ट लग सकती है, किसी को स्लो, और जो दिक्कत आती है पेसिंग के साथ वो है परफेक्ट टाइमिंग की। अब क्योंकि इसके अंदर एडवेंचर भी है तो छोटे मोटे आर्क्स भी आते रहते हैं, और जब वो एडवेंचर के लिए आर्क्स आते हैं तो वो एडवेंचर पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं, पर जो स्टोरी है, जो मिस्ट्री, जो थ्रिल है, उसके प्रोग्रेस में काफ़ी बड़ा स्लो मोमेंट ले आते हैं। और क्योंकि हम यही सोचते रहते हैं अब क्या होगा, कैसे होगा, ये क्यों हो गया, तो ये जो छोटे मोटे आर्क्स हैं ये भी लंबे लंबे से फील होने लगते हैं और पेसिंग को ओवरऑल स्लो कर जाते हैं। कॉमेडी, ये एनीमे बेशक एक्शन, थ्रिल, मिस्ट्री, एडवेंचर सब कुछ बैलेंस कर लेती है, पर कॉमेडी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे ये मात खा जाती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमेडी इसका प्राइम जॉनर नहीं है, पर इसको काफ़ी बड़ा पोर्शन कॉमेडी का दिया गया है। और इसी की वजह से जो सीरीज़ है, ये जो एनीमे है, ओवरऑल स्लो सी फील होती है क्योंकि कॉमेडी अच्छी है पर हर जगह काम नहीं करती। और ऐसा इसलिए क्योंकि आगे क्या होगा जानने की तलब, वो भूख, वो कॉमेडी के बीच में एक आड़ा बनता है और हमें पूरा के पूरा बिजी ना करके पूरा डिसअपॉइंट कर जाता है। कैरेक्टर्स, अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूं तो हेवनली डिवीजन में बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं हैं, पर हम सबसे कनेक्ट नहीं हो पाते। हम किरुकू से, मारू से इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि हम उनके साथ घूम रहे हैं, उनके साथ वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो मेन लीड हैं। और स्टोरी के बीच बीच में आर्क में जो कैरेक्टर आते हैं हम उनसे इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, पर हम जिनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं वो हेवन के बच्चे, वो है वो बुढ़िया या वो लोग जो वहाँ हेवन में काम कर रहे हैं। उनसे ना ही हम कनेक्ट कर पाते हैं, ना ही हम समझ पाते हैं वो लोग क्या फील कर रहे हैं, क्या वो सोच रहे हैं। तो ओवरऑल वो जो पूरा सीक्वेंस है, जो पूरा सीन है, हमारे सर के ऊपर से जाता है, जिसके कारण जो सीरीज़ है वहाँ पे भी हमें ओवरऑल सेटिस्फाइंग सी फील नहीं करती है। पर इन सब को छोड़ने के बाद भी अगर मैं बात करूँ सीज़न 2 की तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर चांसेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं, काफ़ी ज़्यादा कम है। प्रोडक्शन आईजी इसको एनिमेट करेगी इतना बस कंफर्म है, पर ऑलरेडी उन्होंने 35 चैप्टर कवर कर चुके हैं और टोटल ही 57 अवेलेबल है। तो अगर सीज़न 2 को लाना था तो अराउंड 70 अबव चैप्टर्स होने चाहिए थे, पर क्योंकि अभी सोर्स मटेरियल की कमी चल रही है तो शायद ये काफ़ी लंबा ड्रैग हो सकता है। पर हमें खुद पे भरोसा रखना होगा, हमें अनाउंसमेंट का वेट करना होगा। क्या पता 25 चैप्टर में ही अगला सीज़न निकाल लें या कोई मूवी की अनाउंसमेंट दे सकें। एट दिस पॉइंट एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। तो आज की वीडियो को डेवलप करते करते बस यही कहना चाहूँगा कि हेवनली डिवीजन एक ऐसी साई-फाई डार्क मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज थी जो पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड, मॉन्स्टर्स, वहाँ के लोगों की सिचुएशन सबको संभालने के बाद भी ह्यूमर और इमोशनल करने में कामयाब रहती है और हमें अंदर से तोड़ के रख देती है। क्योंकि ये एनीमे ऐसी रोलर कोस्टर राइड देती है जहाँ पे मेकर्स ने हमें हर चीज़ देने की कोशिश की है, चाहे वो कोई भी जॉनर हो इसके अंदर हमें मिलता है, जिसके कारण हम ओवरऑल डिसअपॉइंट नहीं होते हैं और हम सीज़न 2 के लिए पागल होके बैठे हैं। तो आज की वीडियो को यहीं रैप करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो मेरी लाइफ में नई वैल्यू, नई लेसन कुछ ना कुछ तो लाया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल बनाओ, सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर करो यार। तो मिलेंगे अपने अगले ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। See you. Bye bye. See you, bye bye じゃねえよ。さよならありがとう声の限り悲しみを